नमस्कार दोस्तों। और आज मैंने एक ख़ास चीज़ आपके लिए रिसर्च करके लाया है। तो वो ये है कि आरक्षण में जो प्रावधान है, वो उसको लेकर जो विवाद हो रहा है अभी देश भर में कि क्रीमी लेयर हो, एससी-एसटी का हो या फिर के लिए आरक्षण हो, नौकरी के लिए आरक्षण हो, कहीं पर कोई डिमांड कर रहा है कि ईडब्ल्यूएस में हमें चाहिए, कोई कह रहा है मुझे एसएसटी में आरक्षण चाहिए। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो आरक्षण को लेकर जो विवाद है, तो कभी आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर ये आरक्षण है क्या? और दूसरी चीज़ कि ये आरक्षण खत्म कब होगा? कई बार आपने सोचा होगा, नहीं सोचा होगा तो आप भी ज़रा सोचिएगा कि संविधान के अनुसार से आरक्षण खत्म कब होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या एक देश, एक आरक्षण व्यवस्था ज़रूरी है? जिस तरह से कहा जाता है कि वन नेशन, वन इलेक्शन, अब इसी तरह से क्या ऐसा हो सकता है? और सवाल ये भी है कि आरक्षण ज़रूरी ही क्यों? इसी 3 सवाल को आज हम आपको इस वीडियो में डेटा के साथ बताएँगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आप तक जानकारी पहुँच सके, क्योंकि मैं आपके लिए नई-नई वीडियो लाता हूँ और विस्तार से इसलिए लाता हूँ ताकि आप तक जो वीडियो पहुँचे, उसमें हर एक जानकारी हो। और वो जानकारी के पीछे हमें घंटों मेहनत करने पड़ते हैं और उसमें से हमें रिसर्च निकालने पड़ते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं आपको ग्राफ़िक के ज़रिए नहीं बता पाता हूँ, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं मुझे उम्मीद होती है कि आप ज़रूर समझ जाते हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत हमारे चैनल पे व्यूज़ है, वो सब आपके प्यार की वजह से ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आरक्षण क्या है? आरक्षण समाज के हाशिए, मतलब सबसे निचले तबके पर जो लोग बैठे थे, उनको समानता लाने के लिए, दिलाने के लिए आरक्षण की ज़रूरत हुई। और समाज में ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत हुई जब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये निर्माण कर रहे थे, तो ये सोचे कि जो रोज़गार में या फिर उनके शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे तबके के लोग पिछड़े हुए हैं, जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, वो अगर आगे आते हैं, उनको कोई स्पेशल सीट दे दिया जाए। उसे ही आरक्षण के दायरे में रखा गया और उन्हें आरक्षण दिया। और फिर इस वजह से उनको आरक्षित सीट से दिया गया कि आपको इतना परसेंट आरक्षण होगा, और फिर उस हिसाब से संविधान में लागू किया गया। लेकिन आरक्षण क्या है, ये बात तो आपको सिंपल में समझ में आ गया होगा कि आरक्षण का काम सुनिश्चित करना है कि समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को इसका लाभ मिले और जाति प्रवाह के किए बिना सभी को एक समान मंच मिले। इस वजह से आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। आरक्षण का इतिहास क्या कहता है, ये समझ लीजिए। आरक्षण में भारत की व्यवस्था जो शुरू हुई, आज़ादी के कई साल पहले ही हो चुकी थी आरक्षण की व्यवस्था। आज से करीब-करीब देखें तो 141 साल पहले, आज आज़ादी के 65 साल बाद भी भारत में देखें अभी, तो जो आज़ादी के 65 साल में भारत में आरक्षण की नींव रखी गई थी 19वीं सदी में। और एक महान विचारक थे, समाजसेवी थे, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों में सभी के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की थी। नाम याद रखिए, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इन्होंने की थी सबसे पहले 65 साल पहले। 141 साल पहले आरक्षण की शुरुआत हुई और आज़ादी के लिए देश भारत में खास करके ये ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने इस बात की चर्चा की और उन्होंने इसकी नींव रखी। अब बात आता है कि ज्योतिबा वो खुद को शिवाजी से प्रेरित बताते थे और वो ये दावा करते थे कि शिवाजी भी शूद्र थे, जो अपनी प्रजा के लिए हमेशा खड़े रहते थे। और जो एक राजा का धर्म भी है कि वो प्रजा के लिए खड़ा रहे और ताउम्र इस धर्म का पालन किए। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवाद को धता बताते हुए, मतलब कि बोला ये ठीक नहीं है कि बिना किसी ब्राह्मण पुरोहित के विवाह संस्कार शुरू कराया। और बाद में इसे मुंबई हाई कोर्ट से मान्यता भी दिलाई, आजाद भारत की बात करें तो। और इन्हीं की वजह से पिछड़े और अछूत माने जाने वाले वर्ग की भलाई 1882 के हंटर आयोग का गठन किया गया था। 1882 की हंटर आयोग का गठन क्यों किया गया था, कैसे हुआ था, तो इसमें आप ये जवाब जान सकते हैं अगर कोई पूछे तो। 1882, 1882।
1891 में मतलब 1891 में त्रावणकोर के सामंती रियासत और इसी में सार्वजनिक सेवा के मूल निवासी की अनदेखी करके विदेशी लोगों को भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग उठी थी। 1901 में महाराष्ट्र की रियासत कोल्हापुर में शाहू महाराज ने आरक्षण की मांग की थी और इस दौरान महाराज के समान आधार पर अवसर मिलने की बात कही गई थी। साथ ही वंचित समुदाय पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण की बात कही गई थी इसी में 1901 में। फिर बात आई 1908 की। 1908 में अंग्रेजों ने प्रशासन में कम हिस्सेदारी वाली जातियों के लिए भी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया था और फिर उन्हीं के प्रशासन में अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत हिस्सेदारी तय भी हुई थी और इसके बाद आरक्षण शुरू हुआ। 1909 की बात हुई। 1909 और 1919 में आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया था और इसमें कई बदलाव भी किए गए थे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग धर्म के लोगों को जो कम्युनल अवार्ड भी दिया था ताकि वो सब एक मंच पे आ सकें। इसके बाद होती है 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने गैर ब्राह्मणों के लिए 44%, ब्राह्मणों के लिए 16%, मुसलमानों के लिए भी 16%, भारतीय एंग्लो ईसाई के लिए भी 16%, अनुसूचित जातियों के लिए 8% और इसके अलावा देखा जाए तो 8% आरक्षण की व्यवस्था जातिगत सरकारी आज्ञाकारी पात्र के लिए ये व्यवस्था की गई थी। ये सारे हुआ था 1921 में जो मैंने बताया। बात कैसे कैसे आरक्षण की बढ़ी है ये आप ध्यान से सुनिएगा। 1932 की बात हुई और फिर पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी द्वारा हस्ताक्षर किया गया, समझौता किया गया और पूना फैक्ट हुआ था इसी वक्त में। और इसी समझौते ने प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद को गरीबों के लिए सीटों की गारंटी दी थी 1932 में। देखिए 1932 से ही ये कहानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो समझौता शुरू हुआ, यहीं से आरक्षण की नींव आजाद भारत में भी रखी गई और इसे अछूत माने जाने वाले वर्गों को दो हिस्सों के लिए आरक्षित किया गया था, बांटा गया था। दो वोट का अधिकार दो, ये भी तभी लागू हुआ था। महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी पूना पैक्ट समझौता हुआ था, पूना पैक्ट समझौता। ये उस वक्त महात्मा गांधी ने विरोध किया था लेकिन इसके बाद भी वहां पर पूना पैक्ट का समझौता हुआ था। 1946 की बात करें तो भारत में कैबिनेट मिशन की अन्य सिफारिश लागू हुई और इसके साथ ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव दिया गया। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद SC ST और OBC वर्ग के लिए कई फैसले लिए गए। 1953 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का मूल्यांकन करके कालेलकर आयोग को स्थापित किया गया और इनकी रिपोर्ट के अनुसार से अनुसूचियों में संशोधित किया गया। 1989 में इसी में से परिवर्तित की गई थी और फिर 1989 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मूल्यांकन किया गया और मंडल आयोग की स्थापना की गई। 1980 में फिर आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की और मौजूदा कोटा में बदलाव करते हुए 22%, 49.5% की वृद्धि की सिफारिश की। 1990 और 91 में मंडल आयोग आए थे और जिसकी चर्चा अभी भी हो रही है कि अगर जातीय जनगणना होती है तो मंडल आयोग वाली बात, मंडल और कमंडल जो बात अभी आ रही है वो फिर से लागू होना हो जाएगा, अपने आप होगा, इसलिए क्योंकि विरोध होंगे जातियों को लेकर। तो 1990 और 91 में मंडल आयोग की सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सरकारी नौकरियों में लागू किया गया और इसकी भारी विरोध हुआ था। बाद में 1991 में नरसिम्हा राव ने अलग से अगड़ी जातियों के लिए, गरीबों के लिए 10% आरक्षण का शुरुआत की और इसके बाद से लगातार आरक्षण संबंधित नियमों में बदलाव होते रहे। अब आरक्षण में जो हाल के आरक्षण की बात करें तो देखिए बिहार में जो आरक्षण की अभी फीसदी है उसको समझ लीजिए कि बिहार में आरक्षण में 30% मंजूरी अति पिछड़ा SC ST वर्ग के लिए और 43% इसमें बात कही गई थी, 30 के बजाय 43 कर दी गई और अनुसूचित जाति के लिए 16 के बजाय 20 कर दिया गया। अनुसूचित जनजातियों को भी एक जगह 2% आरक्षण का लाभ मिलेगा और इसके अलावा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण के मिलाकर कुल देखा जाए तो 75% आरक्षण के दायरे पहुंच गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों हर साल
जो आपने कभी सुना होगा कि हर साल 10 साल में आरक्षण को रिन्यू करना पड़ता है, मतलब फिर से इस पर विचार करना पड़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसने कहा था, जिसको समझना इसलिए ज़रूरी है। एक आयोग था, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने आरक्षण पर संविधान निर्माताओं की भावनाओं की याद दिलाई थी और उन्होंने कहा था कि जो 75 साल बाद भी हासिल नहीं किया जा सका, दरअसल उन्होंने ये कही थी कि आरक्षण को लेकर एक बड़ी लकीर खींच दी गई है, जिसमें आरक्षण प्रणाली पर विचार किया गया और इसमें कहा गया कि कोटा सिस्टम हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। ये तब भी कहा गया था और उसके बाद कहा गया था कि अब बार-बार जो है इसको चेंज करने की ज़रूरत होगी। तो अब ये आया कि इसमें आरक्षण पर क्या-क्या बात कही गई थी, संविधान तैयार किया जा रहा था, तो आरक्षण पर क्या कुछ नया बात कही गई थी, ये बात आपको बताते हैं, एक-एक करके। मैं एक-एक करके आपके सामने लिख कर लाया हूँ कि क्या बात कही गई थी। देखिए, आरक्षण में जो है जस्टिस जेबी और पारदीवाला सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का फैसला दिए थे और उन्होंने ये कहा था, अभी जो जिसको लेकर विवाद हो रहा है उसमें भी, कि आप जो अभी आरक्षण की व्यवस्था है उसमें एससी एसटी और क्रीमी लेयर, इस दोनों को एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर वैसे ही लागू करिए जैसे ओबीसी में लागू करना, जैसे ओबीसी में लागू है। लेकिन लोग और केंद्र सरकार या किसी भी राजनीतिक दल इससे असहमत इसलिए भी है। राजनीतिक दल की असहमति का सिर्फ एक कारण है, जो समझिए, वो इस वजह से है असहमति कि उनका वोट बैंक कट जाएगा, वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि हम विरोध करें कि नहीं करें, अब आप सोच रहे होंगे आरक्षण खत्म, क्रीमी लेयर हम क्यों लागू करेंगे एस सी एस टी में। एस सी एस टी में क्रीमी लेयर लागू करने से उन लोगों का हक नहीं मरेगा जो एस सी एस टी में भी गरीब तबके के लोग हैं, उनका हक मरेगा जो क्रीमी लेयर में, जो एस सी एस टी में भी ऊंचे लेवल के हैं, जैसे आईएएस हुए, डॉक्टर हुए, नेता हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, इन सबको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। तो इनका जो आरक्षण होगा वो मिडिल क्लास के लोगों को मिलेगा। लेकिन मिडिल क्लास के लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि क्रीमी लेयर लागू करने से क्या होगा, और नेता ये समझने नहीं देना चाहता। कौन? तो नेता। अब नेता अगर नहीं समझने देना चाहते, इस वजह से जो आरक्षण को लेकर है, क्रीमी लेयर को लेकर है, कोटा के अंदर कोटा की बात, उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एससी एसटी समुदाय और बाकी लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये चीजें आरक्षण खत्म करने की बात हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यही बात जो देखिए, ये छुआछूत कहा, तर्क ये दिया जाता है कि छुआछूत अभी खत्म नहीं हुए और इससे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। आरक्षण खत्म नहीं किया जा रहा। बात है कि जो जिन लोगों को आरक्षण के फायदे के सहारे वो आगे बढ़े हैं, उनका अब आरक्षण में क्या मतलब है? जो मंत्री बन चुके हैं, उनको आरक्षण के अंदर रहने की क्या मतलब है? इस वजह से क्रीमी लेयर की बात कोर्ट ने कही। लेकिन खैर, ये तो लोग समझ नहीं पाते हैं और बाद में जब समझ में आता है तब तक देर हो जाता है। जो शिक्षित हैं, हो सकता है उनको समझ में आए कि दायरे और क्रीमी लेयर और आरक्षण में क्या फ़र्क पड़ता है और इससे किसे फ़ायदा होगा। नहीं तो अगर फ़ायदा नहीं होता तो सोचिए कि अगर आप किसी नेता एससी-एसटी में ही कोई बड़े नेता मंत्री हो, उनके परिवार के बच्चे आपने देखा कभी सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। वो खुद आरक्षण का फ़ायदा उठाए, फिर आगे बढ़े और फिर आपको वहीं छोड़ दिए। अब अभी भी वही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसका ज़िक्र किया गया। लेकिन आज़ादी के बाद आरक्षण की ज़रूरत क्या है, ये भी समझ लीजिए। आज़ादी के बाद आरक्षण की ज़रूरत अभी इसलिए भी है क्योंकि 1900 मई 1949 में संविधान में आरक्षण की ज़रूरत पर जोर दिया गया था और उसमें कहा गया था कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उसमें उस उन लोगों को आगे बढ़ाना है और समान तबके पर लाना है। समान तबके पर तब आएगा जब वो आर्थिक भी, शिक्षा में भी और फिर आपको कहें कि हर क्षेत्र में बराबर के लेयर में होंगी। बराबरी किनसे? बराबरी पढ़े-लिखों से, बराबरी इस बात से लेकर है कि जनरल कैटेगरी के लोग में ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ज़्यादा उनके पास संपत्ति है। इस वजह से उनको लगता है कि हम इनको भी उसी लेवल पे लाएँ और फिर जाके आरक्षण की बात करें। तो ये तब कही गई थी और इसी वजह से अभी भी आरक्षण के, आज़ाद भारत के बाद भी आरक्षण की ज़रूरत है कि 10-20 एकड़ ज़मीन हो। अब हरिजन परिवार जिसमें से 10-20 एकड़ की ज़मीन हो, बच्चे को विश्वविद्यालय स्तर पर मुफ्त में शिक्षा दे रहे हों और अन्य विभागों में सबसे अच्छे-अच्छे पद पर हों, तो फिर उनको आरक्षण क्यों दिया जाएगा? इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि ऐसे आरक्षण में नहीं देना चाहिए। एससी, एसटी और ओबीसी
कि अगर गढ़े तो सबसे बड़ी बहस और इसमें होती है कि एससी एसटी और ओबीसी में नौकरियां दी जाती है आरक्षण के दायरे से, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही थी। लेकिन क्या इसे खत्म नहीं किया जा सकता? कब खत्म होगा आरक्षण? सबसे बात ये भी है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो सकता है क्या? यही बात कई बार जिक्र में भी हुआ है कि देखिए आरक्षण जात पात के आधार से हटाकर क्या इसे आर्थिक मतलब जो गरीब तबके हैं वो हर समाज में जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, वो सब में है, तो उनको ही गरीब और अमीरी के वजह से ही आरक्षण का एक दायरा तय किया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसलिए ये सवाल अगर किया जाए तो अभी इतना जल्दी लागू नहीं होगा। तो संविधान में ये ज़रूर कहा गया है कि अगर परामर्श जातियों को लेकर कहा गया है, तो आपको सबको समानता से देखना पड़ेगा और फिर जाके आपको तय करनी होगी कि आरक्षण की व्यवस्था हम कब तक लागू करें। अब देखिए, आरक्षण तो ठीक है, लेकिन ये भी है बड़ा सवाल कि आरक्षण कब तक रहेगा? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आरक्षण अगर है, तो कब तक रहेगा? संविधान सभा के सदस्य थे, जिनका नाम था हृदयनाथ गुंजरू। उन्होंने एक बात कही थी कि संविधान के लागू होने के 10 साल तक आरक्षण के प्रावधान में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन ये प्रावधान अनिश्चित काल के लिए लागू नहीं होगा और इस प्रावधान की समय-समय पर जांच होगी और पिछड़े तबकों की स्थिति का भी जायजा लिया जाएगा। ठाकुर दास भार्गव ने उस वक्त कहा था उस कमेटी में कि इस तरह के प्रावधान को 10 साल से ज्यादा न रखा जाए और बहुत जरूरत पड़े तो ही बढ़ाया जाए। निजामुद्दीन अहमद ने कहा था कि सिस्टम को अनिश्चित काल रखना चाहिए, लेकिन यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। ये बात तब हुआ था। अब इसमें ये भी था सुविधा कि कब खत्म होगा, तो देखिए अभी के अनुसार से देखें तो सबकी सब कुछ में आरक्षण है, वो चाहे पढ़ाई हो या फिर ओबीसी, एससी, एसटी या फिर किसी भी चीज को लेकर आरक्षण की बात कही गई थी। लेकिन भारत में आरक्षण का प्रतिशत 49.5% तक अभी चलता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन राज्य इससे आगे बढ़ गए और अब गरीबों जो गरीब स्वर्ण जाति के हैं उनमें भी 10% आरक्षण का कोटा अलग से प्रावधान कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर भी लगा दी। और समाज में इसी को लेकर है कि एक सवाल उठा कि एक देश एक आरक्षण की व्यवस्था क्या लागू हो सकती है। ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि 5 जजों में से 3 जज इसे संविधान के मूल्य ढांचों से छेड़छाड़ की बात कह रहे हैं और इसी वजह से इसे नकार दिया गया है। अब आरक्षण में देखिए अभी तो देश में अभी भी आरक्षण है और इसकी जरूरत तब तक रहेगी जब तक पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षण के का लाभ उठाकर आगे तक नहीं बढ़ जाते, तब तक आरक्षण की जरूरत रहेगी। आरक्षण खत्म कब होगा ये भी आप समझ लीजिए। आरक्षण खत्म की बात तब होती है जब लगता है आपको कि सारे समाज के जो जितने भी लोग हैं वो एक समाज पर एक ही अ, जगह पर बढ़ गए हैं और फिर हम समानता के व्यवहार से देख रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति आएगी, आज आए या फिर 50 साल बाद आए, अगर ऐसी स्थिति आएगी तो और जब आप समझ पाएंगे कि आरक्षण की अब हमें जरूरत नहीं है, आप खुद से खुद अपने हिसाब से दे देंगे कि हमारा आरक्षण अब हम आगे बढ़ चुके हैं और हमारे आरक्षण का फायदा उन गरीबों को हो जैसे हमने लाभ उठाया था, तो फिर आप आरक्षण को खुद पर खुद छोड़ देंगे और इस तरह से आरक्षण खत्म होने की कगार पर बढ़ेगा। लेकिन अभी जिस हिसाब से जा रहा है वो आरक्षण खत्म होने की नहीं, आरक्षण को लेकर भी विवाद की ओर भारत में बढ़ता जा रहा है कि कभी एससी एसटी, कभी ओबीसी, कभी जाट, कभी मराठा, कभी ईडब्ल्यूएस, तो कभी सर्ण, कभी गुर्जर, कभी इस तरह से देखा जाए तो हर तरह से हर तबके के लोग यही चाहते हैं कि सिर्फ आरक्षण की बदौलत से ही हम आगे बढ़े। लेकिन असल में बात ये होती है कि हर जाति में, हर कास्ट में, हर समाज में, हिंदू मुस्लिम सब में आरक्षण के दायरे से भी ऊपर होते हैं क्रीमी लेयर और उनको आरक्षण की जरूरत नहीं होती, फिर भी वो आरक्षण के सहारे लेके खुद भी आगे बढ़ते हैं। उन अपने बेटे बेटियों को भी, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या फिर किसी भी एग्जाम में हो, वो ये कहते हैं कि आरक्षण का ही दायरा लो और फिर आगे बढ़ो, जो कि ये नहीं सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी का जिक्र किया और इसी बात को लेकर कहा कि नहीं, क्रीमी लेयर लागू कीजिए। और इसी वजह को लोग समझ नहीं पा रहे हैं और फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी सपोर्ट कर रही है, राजनीतिक पार्टियां भी इसमें उतर रही है। और ये सब हो रहा है इस वजह से क्योंकि राजनीतिक दल फायदा उठाना चाहते हैं। राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी आगे बढ़े और उनकी राजनीति कहीं चौपट ना हो जाए आरक्षण की वजह से। इसीलिए सब आओ मिलकर पार्टी करने वाली बात है कि आप भी, वे भी, हर पार्टी लगी हुई है कि आरक्षण के दायरे को खत्म ना करे। जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर देखा जाए तो इस पर
ऐसा है, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि क्रीमी लेयर लागू ना किया जाए। इस तरह से आरक्षण कभी खत्म होगा ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे इसका लाभ उठाकर लोग आगे बढ़ते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे, इस तरह से समाज में आरक्षण के जो दायरे हैं वो घटेंगे, और फिर इस तरह से आरक्षण एक दिन आएगा जब आरक्षण खत्म हो जाएगा। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें कुछ सपोर्ट मिले, और हम जो इतना रिसर्च करके लाते हैं आपके लिए, उससे हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए कुछ नए वीडियो और भी बना के ला सकें।